तो आज का जो चैप्टर है, नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है उसमें दो चैप्टर हैं। ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल्स मीन्स लॉज, नियम, रूल्स, और उन रूल्स को यूज करके क्या क्या प्रोसेस किया जाता है, कैसे प्रोसेसेस किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर कंटेंट की बात करें तो इसमें कंटेंट में टॉपिक है पहला प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड टॉपिक इज प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? टेक्निक्स in which living organisms or enzyme from organisms are used to produce products and processes useful to humans। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना या फिर उनसे एंजाइम को निकाल के यूज करना, या तो ऑर्गेनिज्म को यूज कर लो या फिर उनसे निकाले हुए एंजाइम्स को यूज कर लो। किस चीज़ के लिए? या तो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी प्रोसेस के लिए। तो आपने अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किया है या फिर एंजाइम यूज किया है तो हम कह देंगे भाई ये तो बायोटेक्नोलॉजी ही है ना, बायोटेक्नोलॉजी। या किसी प्रोसेस के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर एंजाइम को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला गया है अगर हमने यूज किया है किसके लिए? ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के यूजफुलनेस के लिए, है ना, ह्यूमन के लिए जो चीज़ बेनिफिशियल हो इस चीज़ के लिए यूज किया है तो हम इसे बोलेंगे ये बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है। वैसे ये सदियों से हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे दही बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, तो ये तो हम सैकड़ों साल से बना रहे हैं दही। तो दही में क्या होता है, जब हम मिल्क में, है ना, एक बैक्टीरिया को इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, लैक्टोबैसिलस को, तो ये बैक्टीरिया इस मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। ठीक है। तो हमने यहाँ इस्तेमाल किसका किया? हमने यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ऐसे ही हम लंबे समय से, है ना, ये भी शराब भी हमने सुना है कि बहुत पुराने समय से ह्यूमन इसको यूज करता है। तो शराब बनाने के लिए भी एक ईस्ट होता है। ईस्ट आप जानते ही हो, फंजाई है। तो ईस्ट हम अगर शुगर सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन ले लिया और इस शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट को डाल के रखा तो ये शुगर को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ इस्तेमाल किया ईस्ट का, ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो ये तो हम काफ़ी लंबे समय से बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ समझ गए कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, वाइन बनाने में क्योंकि माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हम इसको बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। या आज के ज़माने में लार्ज स्केल पर इन्हीं चीज़ों का बनाना होता है, ब्रेड का बनाना, वाइन का बनाना। लेकिन इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज किए जाते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनसे ये प्रोसेस जो वाइन या ब्रेड बनाने वाला है, कोई भी प्रोसेस इनसे एफिशिएंट होगा, मोर एफिशिएंट, है ना। तो और बायोटेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल होती है या बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ होता है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स लैब में फर्टिलाइजेशन या ग्लास वेयर के अंदर फर्टिलाइजेशन। अपनी जो नेचुरल साइट होती है उसके अलावा कहीं फर्टिलाइजेशन हो तो उसे हम बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो या हम बोल सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब, फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब, है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये भी जो बायोटेक का ही एप्लीकेशन है।
या किसी जीन को सिंथेसाइज करना। जीन को सिंथेसाइज करना ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी ही है। और इसका इस्तेमाल करना डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन का डेवलप करना। करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, किसी के अंदर कोई जीन डिफेक्टिव है, अब वो डिफेक्टिव जीन है तो उसमें कोई ना कोई बीमारी होगी, तो अगर हम उसको बचना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं तो उसको करेक्ट कर दें, है ना, चेंज कर दें, उसको सही कर दें। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। बाकी एक मॉडर्न ये डेफिनेशन है जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा गिवन है, और ये है क्या, देखते हैं। तो द इंटीग्रेशन of natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues। तो यहाँ किन किन चीज़ों की बात कही गई है, नेचुरल साइंस या फिर ऑर्गेनिज्म या कोई सेल या कोई सेल का पार्ट, ठीक है, या फिर कोई मॉलिक्यूल, इनमें से किसी से या इनके ग्रुप से, है ना, अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या किसी सर्विस में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, किन चीज़ों का, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में या सर्विस के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, चाहे वो नेचुरल साइंस हो, ऑर्गेनिज्म हो, सेल हो या सेल का पार्ट हो या फिर कोई मॉलिक्यूल हो जो इन्हीं से प्रोड्यूस हुआ हो बेसिकली, है ना, जैसे कोई एंजाइम हो गया। तो एंजाइम क्या हो गया, इनसे प्रोड्यूस मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिज्म से या सेल से प्रोड्यूस। तो ये EFV ने जो डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की वो है। तो ये कई बार पूछी जाती है एग्जाम में कि EFV ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है। तो इसको वर्ड टू वर्ड आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा। अब पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो कई टेक्निक्स हैं बायोटेक की, लेकिन उनमें से दो टेक्निक, जो दो मेन टेक्निक्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो वो टेक्निक एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी टेक्निक है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, किसी डीएनए को, है ना, कोई डीएनए है, या ये कहो कि हम जैसे ये डीएनए है, ठीक है, और हमारा जो डिज़ायर है, हमारी पसंद का ये डीएनए है, इससे हमारा काम चलेगा। तो इसको काट के निकाला और किसी ऑर्गेनिज्म जिसमें हम चाहते हैं कि इस डीएनए का करेक्टर उसमें जाए, तो इस डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से काट के निकाला और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला, तो इस ऑर्गेनिज्म में अब जो करेक्टर हैं वो अपीयर होंगे, जो फिनोटाइप में वो अपीयर होंगे। तो ओवरऑल हो क्या गया, काट के किसी दूसरे में जोड़ना, जोड़ के ऑर्गेनिज्म में डालना, या किसी डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो डीएनए पहुंच जाएगा तो उसमें करेक्टर अपीयर होंगे। तो ये सिंपल सा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो टेक्निक्स टू एल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एल्टर का मतलब चेंज करना। तो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आरएनए है, उसकी केमिस्ट्री को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। और होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो हमने जेनेटिक मटेरियल चेंज किया है, एल्टर किया है, उसको हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इससे ऑर्गेनिज्म के जो फिनोटाइप हैं वो चेंज हो गए। और दूसरी टेक्निक क्या है,
मेन टेक्निक, जब हम लार्ज स्केल पर, चाहे वो स्केल वैसे कोई भी हो, लेकिन जब हम प्रोडक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स का जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, या वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या एंजाइम्स का, वैसे तो ये सभी चीज़ें, जैसे एंटीबायोटिक हो गया या ये एंजाइम हो गया, ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, है ना, जैसे हम मान लेते हैं हमारे अंदर कोई एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब हमने उस एंजाइम का जीन किसी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में डाल दिया, मतलब उसका जो उस बैक्टीरिया को जो फूड की ज़रूरत है, उस फूड वो दे दिया उस बैक्टीरिया को, तो उस जीन की वजह से उसमें प्रोड्यूस होगा वो खास एंजाइम जिसका हमने जीन डाला हुआ है। अब इसको जब हम ग्रो कर रहे हैं लार्ज स्केल पर या किसी भी स्केल पर, वैसे जब हम इसको ग्रो कर रहे हैं तो इसमें कोई कंटामिनेशन ना आ जाए, है ना। तो कंटामिनेशन आ जाएगा, कोई दूसरा बैक्टीरिया आ गया जो हम नहीं चाहते, दूसरा अगर 10 बैक्टीरिया भी हुए तो उसकी वजह से बड़ी तेज़ी से ग्रो करके वहाँ बिलियंस बैक्टीरिया, ट्रिलियंस बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ये अपना प्रोडक्शन करेगा, वो कुछ और ही प्रोड्यूस होगा। तो हम अगर चाहते हैं कि जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारी पसंद का प्रोडक्ट वो ज़्यादा हो, है ना, और सब कुछ ठीक हो, तो उसके लिए हमें वहाँ कंटामिनेशन को रोकना होगा। कंटामिनेशन को रोकना मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, ओके। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स eukaryotic cell in large quantity for manufacture of biotechnological products like antibiotic, vaccine and enzymes, ठीक है। तो बहरहाल ये दूसरी टेक्निक जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है बायोटेक की, कि हमें स्टेरिलिटी को मेंटेन करना है जिससे कोई अदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो जाए। अब हम देख लेते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो रूल्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, उनके कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ, तो वही क्या क्या कंसेप्ट हैं और वही देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है वो डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हम समझते हैं पहले से कि हाइब्रिडाइजेशन होता है। हमने प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक देखा है। तो हाइब्रिडाइजेशन मीन कि हमें कोई हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस करना है। हाइब्रिड प्लांट एक स्पीसीज या एक वेराइटी B1 और B2 की मदद से, वेराइटी 1 वेराइटी 2 की मदद से हमने कोई हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस किया, या स्पीसीज 1 या स्पीसीज 2 की मदद से हमने कोई हाइब्रिड प्रोड्यूस किया। तो ये हाइब्रिड बेसिकली दोनों इसमें वेराइटी के करेक्टर होंगे, दोनों वेराइटी के करेक्टर होंगे, तो ये दोनों वेराइटी से बेहतर होगा बेसिकली, या दोनों स्पीसीज के करेक्टर होंगे तो ये दोनों स्पीसीज से बेहतर होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि इसमें कुछ बेहतर करेक्टर भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ इन्फीरियर करेक्टर भी आ जाएंगे। मीन्स जो हमारे डिजायरेबल करेक्टर हैं वो तो आएंगे ही, बेनिफिशियल करेक्टर तो आएंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे भी करेक्टर आ जाएंगे जो हम चाहते ही नहीं है, अनडिजायरेबल करेक्टर। तो इससे बचने के लिए कि जो हम सुपीरियर स्पीसीज या सुपीरियर वेराइटी चाहते हैं, उस सुपीरियर वेराइटी में केवल डिजायरेबल करेक्टर हो, अनडिजायरेबल करेक्टर ना हो, इससे बचने के लिए एक तरीका है हमारे पास, और वो तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स पहले
डीएनए को बनाना, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमें कोई जीन मिल गया, डिजायरेबल जीन, और हमने अपने जो हमारा क्रोमोसोम है या फिर कहो कि जीनोम है, तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन हमने अपने जीनोम में इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। तो दो डीएनए से ये जो कंबाइंड करके एक डीएनए बना रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। तो दरअसल जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाना ही होता है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, उसके बाद उस जीन को हमें मल्टीप्लाई करना है ना। ये जीन मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको हम बोलेंगे जीन क्लोनिंग। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होता है इसको भी हम देखने वाले हैं, और जीन ट्रांसफर तो देख ही लिया। तो एक तो डीएनए को कंस्ट्रक्ट करना और उस जीन को, उस खास जीन को या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना या बाद में मल्टीप्लाई करना, उसको क्लोनिंग बोलेंगे, है ना, क्लोनिंग। और जीन को ट्रांसफर करना, तो ये प्रोसेसेस होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो वो जो डीएनए है जिसे हमें कट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो क्या उस सेल में वो डीएनए का पार्ट या जीन इसी तरह से इंसर्ट कर दें, सेल के अंदर डाल दें तो काम करेगा क्या? नहीं, तो काम नहीं करेगा। सिर्फ तभी काम करेगा जब हम उस सेल के जीनोम में उसको इंटीग्रेट कर दें, है ना। जो होस्ट सेल है, हमने जीन तो किसी सेल से निकाल लिया, किसी ऑर्गेनिज्म से निकाल लिया, अब हम होस्ट सेल में इस जीन को डाल रहे हैं, लेकिन इस सेल का जो जीनोम है, इस ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है, उसमें जब हम इंटीग्रेट कर देंगे इस जीन को, तभी वो वर्क करेगा या तभी वो मल्टीप्लाई कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि किसी डीएनए को या जीन को रेप्लिकेट करने के लिए ज़रूरत होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वो जीन मल्टीप्लाई नहीं करेगा, है ना। तो अगर हम जीनोम में इंटीग्रेट कर देंगे, होस्ट के जीनोम में अगर इंटीग्रेट कर देंगे, क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर देंगे, तो उस क्रोमोसोम में दरअसल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो फिर जो रेप्लिकेशन का इनिशिएशन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट का जीन है, वो हमें इंसर्ट करना होगा या जोड़ना होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ। और वो कहाँ होता है? वो ऑर्गेनिज्म के, होस्ट ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में होगा, तो हम उसी के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऐसा करने से फिर हमें डीएनए की कॉपी मिल सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it need to be part of chromosome, ठीक है, which has a specific sequence known as origin of replication, ठीक है। Thus an alien DNA is linked with the origin of replication, so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called cloning or making multiple identical copies of any template of DNA. Cloning का मतलब सिंपली अगर एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, एक डीएनए है और उससे डीएनए ज़्यादा बन जाएं, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएं, रेप्लिकेशन हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। रेप्लिकेशन से क्लोनिंग होगी बेसिकली। तो रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, या हम ये कहें कि क्लोनिंग के लिए भी क्या चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ये है
आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फर्स्ट टाइम पहली बार किसी ने कंस्ट्रक्शन किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहली बार बनाया था, वही देखते हैं। तो दरअसल ये साइंटिस्ट हैं स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, है ना, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने 1972 में दरअसल आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया। ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफीरियम, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम, ठीक है, टाइफीम्यूरियम। इसमें प्रेजेंट होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो इस बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उन्होंने निकाला और एक वेक्टर लिया और वेक्टर की मदद से उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ई कोलाई में डाला, ठीक है। तो ई कोलाई में भी वो करैक्टर आ गया, कौन सा वाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला, और इसमें क्लोनिंग भी हुई। तो इसी चीज को हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। दरअसल ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और इसमें जो ये प्लाज्मिड आप समझते होंगे, प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो ये प्लाज्मिड जो सर्कुलर डीएनए होता है, ये क्रोमोसोम का, इसका जो क्रोमोसोम होता है उसका हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है। अब इसके इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होता है, अगर इस बैक्टीरिया को, अच्छा हमने देखा होगा एंटीबायोटिक, अगर कोई बैक्टीरिया के आसपास एंटीबायोटिक डाल दो, है ना, ये ग्रो कर रहा है और उस मीडियम में एंटीबायोटिक डाल दो, तो फिर ये वाला बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, ये वाला बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तो एंटीबायोटिक होने के बावजूद भी ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया में तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, मतलब एंटीबायोटिक के अंदर भी ये ग्रो करेगा, ग्रो नहीं बेसिकली मल्टीप्लाई कहो इसको, मल्टीप्लाई करेगा, ओके। तो क्या किया, इसका जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड निकाला और प्लाज्मिड के अंदर जो पार्ट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो पार्ट है उसको अलग कर लिया, ठीक है। अब अलग किससे करेंगे, तो एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, है ना, कि मॉलिक्यूल को काटने वाली कैंची। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इस जीन को कट करके निकाल लेगा। तो इस जीन को कट करके निकाल लिया इसने, ठीक है, कट कर दिया। दरअसल रेस्ट्रिक्शन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, हम यहाँ समझ लेते हैं ये खास सीक्वेंस, इसे अगर एक खास सीक्वेंस मिल जाए तो वहां से ये कट कर सकता है, ठीक, ये कर लिया हमने। अब क्या किया, अब इस पार्ट को, इस डीएनए को हमें ट्रांसफर कहाँ करना है, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। अब ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर अगर इसे हमें ट्रांसफर करना है तो हमें चाहिए एक वेक्टर जो इस पार्ट को ले जाए इसके अंदर तक, ठीक है। वो वेक्टर भी प्लाज्मिड ही होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड। तो हमने एक बैक्टीरिया से एक प्लाज्मिड निकाल लिया, ठीक है, प्लाज्मिड निकाल लिया, क्योंकि ये वेक्टर का काम करेगा। हमने वो देखा होगा, मॉस्किटो जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसको ट्रांसफ़र करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो हम उस मॉस्किटो को भी क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ऐसे ही इस प्लाज्मिड को भी हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। हाँ, इस प्लाज्मिड के अंदर
वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। तो इस प्लाज्मिड को निकाल लिया और इस प्लाज्मिड में ये वाला फ्रेगमेंट तभी ऐड हो सकता है जब इसके एंड और इसके एंड, है ना, कंप्लीमेंट्री हो, कंप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसमें भी एक खास फ्रेगमेंट काट के हटा दिया। भले ही ये फ्रेगमेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, लेकिन जब इसको काट दोगे तो इसके एंड ये जो बच गए, ये वाले एंड और ये वाले एंड दोनों आपस में सीक्वेंसेस की वजह से, खास सीक्वेंसेस की वजह से अटैच हो जाएंगे, एक कंप्लीमेंटरिटी की वजह से। ठीक है, वो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या किस तरह से ये अटैच होते हैं, क्या कंप्लीमेंटरिटी होती है इनकी। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ एंजाइम जो यूज हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दरअसल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सैकड़ों टाइप के होते हैं। तो जिस एंजाइम ने इसको कट करके निकाला है वही एंजाइम यहाँ पर यूज होगा, सेम एंजाइम। ठीक है, एंजाइम यूज हो गया। अब फिर इस फ्रेगमेंट को, मतलब इस जीन को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, जोड़ दिया। और जोड़ने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है वो एंजाइम होता है लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम से इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो अब लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है उसकी मदद से ये जुड़ गया। तो क्योंकि ये जो डीएनए है ये दो अलग अलग डीएनए से बना है। ठीक है, एक तो ये डीएनए और दूसरा ये वाला डीएनए। तो हम इस डीएनए को क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। ओके, अब क्या है, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने अभी बात की थी कि ये वेक्टर का काम करता है। प्लाज्मिड किसका काम करता है, वेक्टर को, वेक्टर का। तो ये प्लाज्मिड सिग्नल्स में वीकनेस की वजह से अभी वीडियो इंटरप्ट हो गया। चलो ठीक है, तो ये वेक्टर है। अब वेक्टर चला जाएगा, ये इकोलाई बैक्टीरिया है, तो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र कर दिया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो प्लाज्मिड था इसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो ये वेक्टर उस हमारे डिज़ायरेबल जीन को ले गया इकोलाई के अंदर। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि हम जानते ही हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, कौन, प्लाज्मिड। तो जब भी बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, जब भी बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से रिप्रोड्यूस करेगा बेसिकली, तो डीएनए को भी रेप्लिकेट करना होगा। तो ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट कर जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ जीन डाला था इसमें, कौन सा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो उसका क्या हो रहा है, क्लोनिंग हो रहा है यहाँ, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो हमें यही देखना था बेसिकली। तो हमने एक तो देख लिया कि ये जो साइंटिस्ट हैं स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, इन्होंने 1972 में आरडीएनए कंस्ट्रक्ट किया और उस आरडीएनए को ट्रांसफ़र किया ई कोलाई में और वहाँ इसकी क्लोनिंग हुई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग हुई। ठीक है, तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, बेसिक स्टेप जो जेनेटिकली अगर हमें मॉडिफाइड करना है, ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, तो वो स्टेप्स हैं। एक तो हमें अपनी जो हमारी पसंद का डीएनए है, हम जिस डीएनए को चाहते हैं, डिजायरेबल डीएनए, ठीक है, उसको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि वो डीएनए है कहाँ पर। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, उस डीएनए को होस्ट में डालना होगा। ठीक है, और उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। और हमें
ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो हमने डीएनए होस्ट में डाला है वो होस्ट में बना रहे और साथ ही साथ वो प्रोजेनी में ट्रांसफर भी होता रहे। इस चीज का हमें ख्याल रखना होगा। और इसका ख्याल हम कैसे रख सकते हैं कि हम डीएनए को उसके जीनोम में जोड़ें, होस्ट के जीनोम में, जिसकी वजह से उस हमने जो जीन ऐड किया है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से अटैच हो, जिसकी वजह से वो रेप्लिकेट करता रहे और रेप्लिकेट कर पाएगा तभी अगली पीढ़ियों में जा सकता है। तो बेसिक यही स्टेप्स हैं जो हमने अभी सीखे हैं। ठीक है, हमने जाना था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये डीएनए को काटना, जोड़ना, ये बेसिक चीज़ें सीख ली। तो हमने जो भी अभी ये स्टेप्स देखे थे उसका ये रिप्रेजेंटेशन है कि कोई बड़ा डीएनए है, उसमें हमने अपने इंटरेस्ट का डीएनए पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कट कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब हमें ज़रूरत पड़ती है वेक्टर की, तो वेक्टर ले लिया एक और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में अटैच कर दिया, तो ये वेक्टर में अटैच हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, और उस वेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया हमने कहाँ, उस ऑर्गेनिज्म में जहाँ हम करना चाहते हैं। और अगर वो ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई करता है, वो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है, तो वो जो हमने डीएनए डाला है उसे भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, जैसा कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक है दूसरा, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। नाउ वी नो फ्रॉम द foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास होना चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, लाइगेज एंजाइम होना चाहिए, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, पॉलीमरेज एंजाइम का क्या अभी तक जिक्र नहीं आया, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक प्लाज्मिड है, लेकिन एक से यहाँ दो हो गए या दो से अधिक हो गए। बहरहाल ये जब भी पॉलीमराइज करेगा तो इसको ज़रूरत पड़ेगी पॉलीमरेज की, और वो पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है इस बैक्टीरिया के अंदर, है ना। तो इसमें कोई नई और ख़ास बात नहीं है। अब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इन the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. देखो, एक बैक्टीरिया होता है ये ई कोलाई, हम जानते ही हैं। इस ई कोलाई पर अटैक करता है एक वायरस, इस वायरस को हम बोल रहे हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला होता है, इस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ई कोलाई पर अटैक करने वाला ये जो वायरस है, ई कोलाई में कुछ ऐसे हमें एंजाइम दिखाई दिए जिन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को अपने ऊपर अटैक ही नहीं करने दिया। ठीक है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको मार डाला एक तरह से। ठीक है, और इस बैक्टीरिया में जो एंजाइम जिनकी वजह से इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था, इसकी ग्रोथ को रोका गया था वायरस की, तो ई कोलाई में कुछ एंजाइम थे और वो दो एंजाइम पता चले, आइसोलेट किए गए। तो उनमें से एक एंजाइम तो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था डीएनए पर, इसके डीएनए पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था। तो इसका डीएनए फिर काम ही नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि ये डीएनए, ये तो वायरस है, इसके पास केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। ये अपना डीएनए ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करेगा और ई कोलाई के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, वो एंजाइम इसके डीएनए पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। इसकी वजह से अब इसका डीएनए इसमें काम ही नहीं कर पाएगा। और दूसरा जो एंजाइम था, दूसरा एंजाइम वो क्या करता था, जो इसका डीएनए आया उस डीएनए को कट कर देता था।
और ये जो कट करने वाला एंजाइम था, डीएनए को कट करने वाला एंजाइम, इसको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो डिस्कवर किया गया वो है हिंड सेकंड। ओके, हिंड सेकंड। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हिंड सेकंड whose functioning dependent on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। तो हिंड सेकंड कौन से सीक्वेंस को कट करता है ये पता चला है कुछ सालों बाद, है ना, 5 years later। It was found that Hind second always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs। तो ये जो हिंड सेकंड एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको खास वो 6 बेस पेयर वाला जो सीक्वेंस है वो मिल जाए, वहाँ से ये कट कर सकता है। इसको अभी देखने वाले हैं, तो आप परेशान ना हो। जैसे कि यहाँ ये कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के नाम हैं, है ना, बैम H1, ECOR1, हिंड थर्ड, NOT1, PST1, SMA1, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के नेम हैं कुछ। अब जैसे ECOR1 की बात करें तो ECOR1 को कहीं भी ये सीक्वेंस मिलेगा 1 2 3 4 5 6 बेस वाला 6 बेस पेयर का कहीं सीक्वेंस मिलेगा, तो ये वाला एंजाइम यहाँ से कट कर देगा G और A के बीच से। ऐसे ही हिंड थर्ड को ये खास सीक्वेंस मिलेगा तो यहाँ से कट कर देगा। इस NOT1 को यहाँ अगर ये सीक्वेंस मिलेगा तो कट यहाँ से कर देगा। तो बहरहाल हमें ये समझ आता है कि हर एक मतलब स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज किसी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को, किसी स्पेसिफिक साइट को कट करता है। उस स्पेसिफिक साइट को ही हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, जहां से वो कट करता है। ठीक है, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मतलब वो एंजाइम जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करता है उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। Besides Hind second, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains। आज की तारीख में 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर लिए गए हैं और 230 स्ट्रेन से, मतलब बैक्टीरिया की इतनी प्रजातियों से, इतनी वेराइटी से। अब बैक्टीरिया में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग कैसे करते हैं, उसका नेम कैसे लिखते हैं। जैसे ECOR1 ये एंजाइम का नाम है। अब ECOR1 का नाम कैसे लिखते हैं, तो जो पहला वर्ड है E, वो आता है जिस बैक्टीरिया से ये निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है, उस बैक्टीरिया का जीनस क्या है। अब जैसे ये निकाला गया है ई कोलाई से, तो पहला वर्ड आ गया ई, मतलब इस्चेरचिया जीनस है। और जो ये दूसरा वाला वर्ड है CO, ये इसके स्पीसीज से आया है। ये इसकी स्पीसीज कौन सी है, कोलाई, तो को आ गया। और जो R आता है वो आता है इसके स्ट्रेन से, है ना। ई कोलाई की भी बहुत सारे स्ट्रेन से, मतलब बहुत सारी प्रजातियां हैं, वेराइटीज हैं। अब बैक्टीरिया में हम वेराइटी ना बोल के क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो इसका स्ट्रेन है ये खास RY317। तो RY317 से हमने R ले लिया, और ये जो लास्ट में 1 2 3 जो भी लिखा होता है ये ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसको इस स्ट्रेन से पहले आइडेंटिफाई किया गया और किसको बाद में आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, इस तरह से बैक्टीरिया से निकाला गया जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन, उसका नेमिंग होता है, नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है,
अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज तो किसी डीएनए के जो एंड पर, किनारे पर जो बेसिस हैं, बेस पेयर हैं, उनको कट करके निकाल देता है, जबकि जो एंडोन्यूक्लियेज है वो किसी खास रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करता है और वहां से कट करता है। अब जो रिकॉग्निशन साइट होती हैं वो हमेशा पैलिंड्रोमिक होती हैं। कैसी होती हैं? पैलिंड्रोमिक। अभी पैलिंड्रोमिक क्या है वो तो बाद में समझेंगे, पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जो ये न्यूक्लियेजेस हैं, जो ये एंजाइम्स हैं जो कट करते हैं, वो हमेशा किस चीज़ को कट करते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को। शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट कर देते हैं तो डीएनए अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, मतलब जो ये कट करेगा जिस सीक्वेंस को, वो सीक्वेंस हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही होगा। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है तो यहां से देख लेते हैं। जैसे ये है GAATTC, है ना, GAATTC। इधर से इसको देखोगे तो क्या है ये? GAATTC। मतलब इधर से सीक्वेंस और इधर से सीक्वेंस एक जैसा होना चाहिए। इधर से चलो और इधर से चलो तो वो कैसा होना चाहिए? एक जैसा। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं उनकी जो भी रिकॉग्निशन साइट होती है वो नेचर में होती है पैलिंड्रोमिक। कैसी होती है? पैलिंड्रोमिक। ठीक है, तो ये कोई वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है जो हमें डीएनए कहीं से लेना है। तो इसमें भी रिकॉग्निशन साइट हमें मिल गई, सेम इसमें भी रिकॉग्निशन साइट मिल गई, और वो जो एंजाइम है उसने दोनों को कट कर दिया। तो ये ECOR1 की रिकॉग्निशन साइट है, हमने अभी टेबल में देखा था। यहाँ भी ECOR1 को रिकॉग्निशन साइट मिल गई, यहाँ भी ECOR1 को रिकॉग्निशन साइट मिल गई और दोनों को कट कर दिया। अब देखो इस एंजाइम ने जो कट किया है वो हमने देखा था, वो हमेशा कहाँ से कट करता है? यहाँ से कट करता है, यहाँ से कट करेगा। तो इस तरह से ये जो एंड मिलेगा वो एंड ब्लंट एंड नहीं है, बल्कि कैसा एंड है? स्टिकी एंड। ब्लंट एंड कैसा होता? अगर ये सीधा सीधा कट कर देता तो वो होता ब्लंट एंड, लेकिन इस एंजाइम ने तो कैसा कट किया है? स्टिकी एंड। तो अब स्टिकी एंड जो हैं इनकी वजह से ये देखो सीक्वेंस हो गए कंप्लीमेंट्री। ये स्टैंड और ये स्टैंड कैसे हुए? कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री स्टैंड एंजाइम, हम जानते हैं कौन सा एंजाइम होता है? लाइगेज एंजाइम की वजह से जुड़ जाएगा। तो देखो ये वेक्टर डीएनए हो गया, ये फॉरेन डीएनए हो गया, और दोनों जुड़ गए, इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह से ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। अब इसको एनसीईआरटी में ढंग से पढ़ोगे आप, और जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स मुझे भेजो, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी करके मुझे भेजो। अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो वो भी भेजो।